अनिरुद्ध और झनक को एक साथ देखकर बोस हाउस में अर्शी लेगी एक बहुत बड़ा फैसला। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे कि झनक सीरियल में अभी तक आपने देखा कि मून अपनी माँ झनक से दूर है और खाना पीना छोड़कर बैठी हुई है। दूसरी तरफ झनक एक बड़े हादसे का शिकार हो गई है और उसके पेट में पल रहे अनिरुद्ध के बच्चे की जान खतरे में है। इन सबके बीच अनिरुद्ध और अर्शी के रिश्ते का भी एक अजीब मोड़ आ चुका है। बड़ी माँ मून को प्यार से खाना खिलाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन मून का ध्यान कहीं और है। उसकी छोटी सी आंखें दरवाजे पर टिकी हुई और अपनी माँ झनक का इंतजार कर रही है। मुझे माँ के पास जाना है, वह रूही आवाज़ में कहती है। मुझे मेरे घर वापस भेज दो। बड़ी माँ उसे समझाने की कोशिश करती है, प्यार से पुचकारने की, लेकिन मून अपनी जिद पर अड़ी रहती है। उसे अपनी माँ झनक की याद सता रही है, जिसके साथ उसने 5 साल बिताए हैं। नए घर में इन अनजान लोगों के बीच उसका मन नहीं लग रहा है। अनिरुद्ध कमरे में दाखिल होता है और मून की उदास आंखें देखता है। उसका दिल कचोटता है, उठता है। बड़ी माँ बेबसी से कहती हैं, यह कुछ खा ही नहीं रही है, कैसी ये रहेगी? अगर इसी तरह ऐसे रही तो इसकी तबीयत खराब हो जाएगी। तुम अगर कोशिश करो। अनिरुद्ध भी मून के पास बैठ जाता है। वह उसे प्यार से खिलाता है और खाना खाने के लिए कहता है, लेकिन मून अनिरुद्ध को अनदेखा कर देती है। उसकी मासूम जिद के आगे अनिरुद्ध की सारी कोशिशें बेकार साबित होती हैं। वह बड़ी माँ एक उम्मीद भरी नज़र से अनिरुद्ध को देखती है और कहती है, एक बार झनक से बात करवा दो, शायद उसकी आवाज़ सुनकर या खाना खा ले। जी हाँ दोस्तों, उसका मासूम चेहरा देखकर सख्त हो जाता है। अनिरुद्ध गुस्से में हो जाता है और बोलता है, मुझे अब अनिरुद्ध से बात नहीं करनी है और मैं ना ही से बात करवाऊंगा। बड़ी माँ हैरान रह जाती है, लेकिन यह 5 साल तक झनक के पास थी, उसे तो शायद याद करेगी ही। अब तो कुछ हो नहीं खा रही है। अगर इस तरीके से भूखी रही तो इसकी तबीयत खराब हो जाएगी। यह सब सुनने के बाद झनक को वो सोता है और सोचता है कि उसको कॉल करता है। झनक ने और सोचने लगता है और वो धीरे से दिमाग में विचार करता है, परेशान रहती है। बड़ी माँ उसे फिर टोकती है, तुम एक बार मून को बात करवा सकते हो। अनिरुद्ध अपने मन से ना रहते हुए भी वो कहता है, फ़ोन निकालता है पॉकेट से और झनक को कॉल करता है। पहली बार में झनक कॉल कट कर देती है। अनिरुद्ध झुँझला जाता है, उसे कॉल कट कर दी। बड़ी माँ हार नहीं मानती, एक बार और कॉल करो। तभी पराशर कमरे में आ जाता है और अनिरुद्ध को फ़ोन पर देखता है और बोलता है, झनक तुम कॉल क्यों नहीं उठा रही हो? जनक बोलती है, मुझे उससे बात नहीं करनी है। जब पराशर बोलता है, शायद हो सकता है वो उनसे बात करवाने के लिए तुमसे बात कर रहा हो, एक बार कॉल तो उठा लो। जनक का चेहरा भाव शून्य हो जाता है। नहीं, मुझे बात नहीं करनी है। पराशर हैरान, या तुम क्या कर रही हो? वह तुम्हारी बेटी है। जनक ठंडी आवाज़ में कहती है, वह मेरी कुछ नहीं है। पराशर समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। यह जोर देकर कहता है कि ठीक है, बात तो कर लो, हो सकता है कोई बात हो। अनिरुद्ध एक और कॉल करता है और बार झनक अनजानपूर्ण उठाती है। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद वो कॉल कट करती थी और बोलती है, मून तुमसे बात करना चाहती है। जान थोड़ी हिचकिचाती है, लेकिन वीडियो कॉल कनेक्ट करती है। स्क्रीन पर मून का उदास चेहरा देखकर उसका दिल पिघल जाता है। माँ, मून रोते हुए कहती है, मुझे आपके पास आना है, मुझे यहाँ से ले जाओ। इन लोगों के मुझे आपसे दूर कर दिया है। झनक की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वह अपनी भावनाओं को काबू रखते हुए कहती है, मून मैंने तुम्हें पढ़ने के लिए शहर भेजा है, पढ़ लिख कर मेरे पास आ जाना। पराशर भी मून से बात करना चाहता है, लेकिन अनिरुद्ध उसे फ़ोन नहीं देता। पराशर भी गिड़गिड़ाता है, अरे बाबू, मुझे बस एक बार मून को दिखा दो। अनिरुद्ध थोड़ी देर के लिए कैमरा मून की तरफ ओर देखता है और पराशर उसे देखकर कुछ कहना ही चाहता है कि अनिरुद्ध कॉल कट कर देता है। मुझे बाबा से बात करनी है। मून गुस्से में चिल्लाती है, आप बहुत गंदे हो, मुझे बात नहीं करने देते। अनिरुद्ध पराशर से जलने लगता है। उसे लगता है कि पराशर हमेशा झनक के आसपास रहता है और अब मून से भी बात करना चाहता है। उसी दिन अर्शी का डांस प्रोग्राम होता है। अनिरुद्ध मून को लेकर अर्शी के पास जाता है, शायद उसे खुश करने के लिए या फिर झनक से दूर करने के लिए। दूसरी तरफ झनक को जब पता चलता है कि अनिरुद्ध ने उसका अपमान किया है, वह गुस्से में भर जाती है। पराशर उसे शांत करने की कोशिश करता है, हमें क्या फ़र्क पड़ता है, मुझे तो बस मून से बात करनी थी। लेकिन झनक का गुस्सा शांत नहीं होता। उसे लगता है कि अनिरुद्ध ने उसकी गरिमा में ठेस पहुंचाई है। इसी बीच झनक के साथ एक बड़ा हादसा हो जाता है। वह कहीं जा रही होती है कि अचानक उसका पैर फिसल जाता है और वह गिर पड़ती है। उसके पेट में तेज़ दर्द उठता है। उसे याद आता है कि वह माँ बनने वाली है और डर के मारे उसकी चीख निकल जाती है। उस समय आसपास कोई नहीं होता जो उसकी मदद कर सके। जान बुरी तरह घबरा जाती है। झनक
उसे लगता है कि उसने गिरने से उसके बच्चे को नुकसान पहुंच सकता है। तभी कुछ गांव वाले उम्मीद उसकी मदद के लिए आगे आते हैं। तराशा भी मौके पर पहुंच जाता है और झनक की हालत देखकर घबरा जाता है। वह तुरंत उसे लेकर एक नज़दीकी अस्पताल पहुंचता है। अस्पताल में झनक के पेट में तेज दर्द शुरू हो जाता है। उसे लगता है कि शायद वह अब जिंदा नहीं बच पाएगी। उसकी आंखों के सामने उसका भविष्य, उसका बच्चा सब धुंधले लगता है। झनक की आखिरी इच्छा होती है कि वह एक बार अनिरुद्ध से बात कर ले। वह कांपते हाथों से अपना फ़ोन उठाती है और कहती है, अनिरुद्ध को कॉल करती है। जब अनिरुद्ध कॉल उठाता है तो वह झनक को हालत देखकर चौंक जाता है। झनक दर्द से कहराती हुई उससे कहती है, सर जी, मेरा वक्त आ गया है, मैं अब इस दुनिया से जा रही हूँ, लेकिन मैं अकेली नहीं जा रही, तुम्हारा अंश भी मेरे साथ जा रहा है। यह सुनते ही अनिरुद्ध के होश उड़ जाते हैं। उसकी सांसें थम सी जाती है। उसे पहली बार पता चलता है कि झनक उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। एक पल भी गंवाए बिना वह गाँव के लिए निकल पड़ता है। वह झनक से कहता है, झनक, तुम कुछ नहीं कहोगी, मैं आ रहा हूँ, तुम्हें और तुम्हारे बच्चे बच्चे के बचाने नहीं, कुछ नहीं होगा, मैं कुछ नहीं होने दूंगा। अनिरुद्ध पूरे रास्ते बस झनक और अपने होने वाले बच्चे की सलामती की दुआ करता है। वह समय से पहले अस्पताल पहुंचने की पूरी कोशिश करता है। क्या वह समय पर पहुंच पाएगा? क्या वह झनक की जान बचा पाएगा? क्या वह अपने होने वाले बच्चों को सुरक्षित कर सक पाएगा? सवाल उसके दिमाग में तूफान मचा रहे हैं। सीरियल झनक की कहानी अब ऐसे मोड़ पर आ चुकी है जहां इमोशंस, ट्विस्ट और ड्रामा का तूफान उठा है। अनिरुद्ध के लिए उस पल का सामना करना बहुत मुश्किल था जब उसे पता चला कि झनक अब उसकी ज़िंदगी से दूर जा रही है। उसे लगा जैसे उसकी दुनिया उसके हाथों से फिसलती जा रही है। और जब उसे यह खबर मिली कि झनक प्रेग्नेंट है और उसके बच्चे की माँ बनने वाली है, तो अनिरुद्ध सब कुछ छोड़कर झनक की वापस कोलकाता ले जाता है। अनिरुद्ध पूरे परिवार के सामने साफ साफ कह देता है कि झनक के पेट में उसका ही बच्चा पल रहा है। यह सुनते ही अर्शी के तो होश उड़ जाते हैं। वह अंदर से टूट जाती है और गुस्से में अनिरुद्ध से कहती है कि झनक इस घर में नहीं रहेगी। लेकिन अनिरुद्ध अपना फैसला सुना देता है। वह कहता है कि वह झनक से अब कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता है, लेकिन झनक और उसका बच्चा इस घर में ही रहेंगे, क्योंकि वह अपने बच्चे को अपना नाम देना चाहता है और झनक बस उस बच्चे की मां बनने वाली है। अब कहानी में शुरू होती है एक नई जंग अर्शी और झनक के बीच। अर्शी के दिल में झनक को लेकर और भी ज़्यादा नफरत भर जाती है। उसे डर लगने लगता है कि अगर झनक अपने बच्चे के साथ इस घर में रहती तो उसकी बेटी मून को कभी पूरा हक नहीं और पूरा प्यार नहीं मिल पाएगा। इसलिए अब अर्शी हर मुमकिन कोशिश करेगी कि झनक को इस घर से बाहर निकाल पाए। वह झूठ बोलेगी, साजिशें करेगी और ऐसी चालें चलेगी कि झनक उसका बच्चा इस घर से टिक ना पाए। दूसरी ओर कहानी में एक और दिलचस्प मोड़ आता है। अर्शी अनिरुद्ध के पास मून को लेकर आंसू बहाते हुए कहती है, वह कहती है कि मून उसे अपनी मां नहीं मान रही है और खाना पीना भी छोड़ दिया है। अनिरुद्ध उसे समझाता है कि इतने साल झनक के साथ रही है तो अब उसे एडजस्ट होने में थोड़ा समय तो लगेगा। लेकिन अर्शी के चेहरे पर उस वक्त असली खुशी होती है, क्योंकि उसका वह सपना पूरा होता है जिसमें वह अनिरुद्ध और मून एक हैप्पी फैमिली की तरह रह रहे होते हैं। अनिरुद्ध का अर्शी और मून के लिए ध्यान देखकर अर्शी मन ही मन बहुत खुश होती है। उधर अनिरुद्ध अर्शी के मून से बारे में बात करता है और कहता है कि मून को इतना प्यार दो, इतना ध्यान रखो कि वह झनक को भूल जाए। इस पर अर्शी पूछती है, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? अनिरुद्ध जवाब देता है कि हाँ, वह करता है और वह पूरी कोशिश कर रहा है कि जैसे पहले करता था वैसे ही अब पूरे करे। सुनकर अर्शी चौंक जाती है और पूछती है कि अचानक यह सब क्यों कर रहे हो? तुम किसी और से प्यार करते थे ना? इस पर अनिरुद्ध कहता है, करता था, अब नहीं करता। यह सुनकर अर्शी अंदर से टूट जाती है और वही अनिरुद्ध अकेले में झनक के साथ बिताए हर लम्हे को याद करता है। उसकी मुमकिन कोशिश करता है कि जी हाँ दोस्तों। अर्शी बोलती है, तुम झनक से क्यों नहीं मिलोगे? अनिरुद्ध बोलता है, झनक ने शादी कर ली है और मैं किसी के शादीशुदा ज़िंदगी में इंटरफेयर नहीं करूँगा। अर्शी बोलती है, वो झूठी लड़की है, आखिरकार उसने शादी कर ही ली अपने के लेवल के हिसाब से। अर्शी बोलती है, अनिरुद्ध तुम कंफर्म हो ना कि हमारी बेटी? अनिरुद्ध बोलता है, मेरे पास सबूत है, मैं दिखाऊंगा और हमें इस बच्ची को बहुत सारा प्यार देना चाहिए। सुबह बोलता है, ऐसा भी हो सकता है यह बच्ची झनक की होगी, शायद तुम्हें फंसा रही होगी। अनिरुद्ध बोलता है, मैंने बोला ना मेरे पास सबूत है। छोटौन उन्हें झनक के बारे में पूछता है। अनिरुद्ध बोलता है, मुझे किससे की मतलब नहीं है, उसके बारे में मुझे सोचना चाहता हूँ। अनिरुद्ध याद आता है कि गांव में वो झनक से इतने पास गया था, लेकिन झनक ने नहीं बताया था कि उसकी शादी हुई है। अर्शी बोलती है,
अनिरुद्ध, तुम कुछ छुपा रहे हो। अनिरुद्ध बोलता है, जो बताना था वह मैं बता चुका हूँ। दूसरी तरफ पराशर झनक से पूछता है, तुमने क्यों भेजा मून को? तुम मून के बगैर नहीं रह सकती हो क्या? पराशर बोलता है, फिर तुम सच क्यों नहीं बता रही हो? झनक बोलती है, यह मेरा निजी मामला है। पराशर बोलता है, तुम ही बताओ हम क्या करें? जनक बोलती है, मुझे मार डालिए, मेरे साथ जो कुछ करना चाहिए वो करिए कीजिए। जनक, मैं आपको सब सच बताती हूँ। आपको लगता है कि मैं झूठी और बुरी लड़की हूँ तो मैं इस गांव को छोड़कर घर चली जाऊंगी। जी हाँ दोस्तों, ये सब सुनने के बाद अनिरुद्ध और जो है पूरे शौक हो जाते हैं गाँव वाले और सोचने लगते हैं कि आखिर यह कैसी लड़की है। पराशर पूछता रहता है और झनक से बोलता है कि झनक, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने मून को भेज तो दिया, तुम उसके बगैर कैसे रहोगी? वहीं दूसरी तरफ अनिरुद्ध बोस परिवार को समझाने में लगा होता है, अर्शी को बताने में लगा होता है कि मून जो है हमारी बेटी है, यह हमारा खून है, हमारे पास सबूत है कि यह मेरी बेटी है। लेकिन अर्शी मानने को तैयार नहीं होती है। वो बोलती है कि नहीं, झनक हो सके झूठ बोल रही होगी। सुबह बोलता है कि नहीं, हो सकता है वह झूठ बोल रही होगी क्योंकि वो तुम्हें फंसाना चाहती है, तुम्हें फंसा रही होगी। अनिरुद्ध बोलता है, मैंने बोला ना मेरे पास सबूत है। छोटान उन्हें झनक के बारे में पूछता है। अनिरुद्ध बोलता है, मुझे उसके बारे में कोई मतलब नहीं है, मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता और ना ही मैं उसके बारे में बात करना चाहता हूँ। ये सब सुनकर सभी शौक हो जाते हैं। आखिर अनिरुद्ध को झनक से ऐसी क्या प्रॉब्लम हो गई और झनक ने ऐसा क्या बोल दिया अनिरुद्ध को कि अनिरुद्ध उसके बारे में सुनना तक नहीं चाहता है। जी हाँ दोस्तों, अनिरुद्ध बोलता है तो लेकिन कोई भी उस पर विश्वास नहीं करता है। अर्शी उस पर जी हाँ लो ज़िंदगी थोड़ा आसान बना सके, लेकिन तभी एक ऐसी सच्चाई सामने आई जिसने अनिरुद्ध की पूरी दुनिया ही हिला कर रख दी। वह जानता था कि झनक और पराशर के बीच जो रिश्ता है वह सिर्फ एक दिखावा है। वह एक जानता था कि झनक ने खुद को पराशर की पत्नी के रूप में पेश किया है क्योंकि वो गांव वालों से बचना चाहती थी और गांव वालों से बचाना चाहती थी अपनी मून को, जबकि यह सब झूठ है। इस रहस्य ने अनिरुद्ध के अंदर गुस्से की एक आग जला दी। एक दिन जब गांव के लोग इकट्ठा हुए थे, अनिरुद्ध ने सबके सामने एक ऐसा कदम उठाया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। उसने अचानक झनक की मांग में सिंदूर भर दिया। यह देखकर पूरे गांव वालों में सन्नाटा छा गया। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि अनिरुद्ध ऐसा कुछ करेगा। उसने अपनी बुलंद आवाज़ में कहा, यह झनक मेरी पत्नी है और पराशर और इसके बीच कोई वैवाहिक रिश्ता नहीं है। इस ऐलान से पूरे गांव में हलचल मच गई और लोग एक दूसरे को हैरान होकर देखने लगे। उनकी आंखों में गुस्सा, अविश्वास और चौंकाने के भाव का साफ दिखाई दे रहा था। पराशर, जो पहले से ही गुस्से में से भरा हुआ था, और भी भड़क गया। उसकी